अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम जो पढ़ने लगे हैं ये हमारा टॉपिक मिनरलाइजेशन है। तो ठीक है, मिनरलाइजेशन हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मिनरलाइजेशन होती क्या है। मिनरलाइजेशन होती है जो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में होता है, उसमें जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, जब उन कंपाउंड की डीकम्पोजिशन होती है तो उनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं, और वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक की फॉर्म में रिलीज़ होते हैं। और इनऑर्गेनिक की फॉर्म में रिलीज़ होते हैं क्योंकि इनऑर्गेनिक फॉर्म प्लांट्स को अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन बनेगी, डीकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक मैटर बाय विच द न्यूट्रिएंट रिलीज्ड इन सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक फॉर्म, कि वो जो न्यूट्रिएंट है वो सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक फॉर्म में रिलीज़ हो एंड दैट आर अवेलेबल टू प्लांट्स। ठीक है, और वो प्लांट्स को अवेलेबल हो, इस चीज़ को, इस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। A low carbon nitrogen ratio less than about 30 parts carbon to 1 part of nitrogen, मतलब रेशो की क्या अमाउंट होनी चाहिए कि अगर कार्बन 30 पार्ट्स है तो सिर्फ 1 पार्ट नाइट्रोजन होना चाहिए। It means sufficient nitrogen is supplied to the decomposition of the organic material to meet the nitrogen need of the decomposing organism. As a result, there will be a net release and build up of the inorganic nitrogen in the soil. ठीक है, वही बात कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में न्यूट्रिएंट जो रिलीज़ होते हैं उसको हम मिनरलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि वही प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ हमें पता चली कि कार्बन नाइट्रोजन रेशो कितनी होनी चाहिए मिनरलाइजेशन के लिए। कार्बन नाइट्रोजन रेशो उन्होंने हमें बता दिया कि 30 parts of carbon to 1 part nitrogen। ठीक है, इट मीन्स सफिशेंट नाइट्रोजन इज सप्लाइड थ्रू डीकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, कि डीकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर की जब होगी तो उससे इतनी नाइट्रोजन हमें डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म टू मीट द नाइट्रोजन नीड्स ऑफ द डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म। डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म को जितनी नाइट्रोजन चाहिए वो इतनी रेशो होनी चाहिए। अगर कार्बन 30 है तो 1 पार्ट होना चाहिए नाइट्रोजन का। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मिनरलाइज्ड, कितना ऑर्गेनिक मैटर मिनरलाइज होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आपने काइनेटिक्स वाली वीडियो सुनी होगी, लेक्चर सुना होगा, वो अपलोडेड है, उसको सुने, फिर आपको इस फॉर्मूले का पता चलेगा जो हम यहाँ पर यूज़ करने लगे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हमने फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, नहीं ये तो एक्चुअली एग्जाम्पल है। ठीक है, ये इन्होंने कैलकुलेट करना बताया हुआ है क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर रेट पीछे काइनेटिक्स के चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, इसलिए आपको पहले वहाँ से वो एक दफ़ा गो थ्रू हो जाए ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए कि यह फार्मूला कैसे है और इसमें क्या वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं। सो एग्जाम्पल को रीड करते हैं। हाउ मच सेलुलोज विल बी मिनरलाइज्ड इन 100 ग्राम is incubated for the 1 week and the first order decomposition rate is 0.08 ग्राम पर डे। अब इन्होंने हमें इसमें इनिशियल वैल्यू दे दी है कि शुरू में कितना हमारे पास सेलुलोज था। ठीक है, सेलुलोज कंपाउंड की एग्जांपल है कि कितना 100 ग्राम सेलुलोज हमारे पास स्टार्टिंग में था। फिर उसके बाद उन्होंने हमें टाइम दे दिया, उन्होंने पूछा कि कितना मिनरलाइज होगा 1 वीक के बाद। ठीक है, इसको वो उन्होंने हमसे पूछा है और उन्होंने हमें रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी दे दिया। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, के की वैल्यू 0.08 ग्राम पर डे। ओके, अब सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर ग्राम पर डे है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमें 1 वीक दिया है, तो हमें इन दोनों यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। चाहे आप इसको पर डे से वीक में कर लें, चाहे आप 1 वीक को डेज़ में कर लें। 1 वीक को डेज़ में करना आसान है क्योंकि सिंपल हमें पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो हम 1 वीक की जगह 7 डेज़ लिखेंगे फॉर्मूले में, टाइम की जगह। फॉर्मूला देखिए, SM इज इक्वल्स टू S0 1 माइनस E रेस टू पावर माइनस KT। सबसे पहले यहाँ नीचे देखें, यहाँ नीचे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि SM क्या है। SM इज़ द अमाउंट ऑफ द सबस्ट्रेट मिनरलाइज्ड आफ्टर इंक्यूबेशन। SM से जितनी इंक्यूबेशन के बाद अमाउंट सबस्ट्रेट की मिनरलाइज होगी, यहाँ पर हम सेलुलोज की करने लगे हैं, जो कि उन्होंने पूछा था कि कितना सेलुलोज मिनरलाइज होगा 1 वीक के बाद, वो ये SM होगा। S0 क्या होगा, स्टार्टिंग सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, शुरू में हमारे पास कितना सबस्ट्रेट था। कि फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और ये हर फार्मूला में आपको गिवन होगी। और T जो है वो हमारे पास टाइम है, जो कि इंक्यूबेशन का टाइम 1 वीक है, जिसको हमने कहा है कि हमने 7 डेज़ की इक्वल लेना है। जस्ट फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करें, S0 100 1 माइनस E
रेज टू पावर माइनस 0.08 ये हमारे पास के की वैल्यू, और 1 वीक विच इज़ इक्वल टू 7 डेज़ ये हमारे पास इसकी वैल्यू। ई जो होती है ये एक कांस्टेंट नंबर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, ई लिखें और माइनस जितनी भी ये पावर है इसको लिखें और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं वैसे करना चाह रहे तो ई की वैल्यू होती है 2.718 होती है, इसको राउंड ऑफ करके 72 लिखा हुआ है, ठीक है। 2.718 होती है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। तो आप इसकी वैल्यू पुट करें, पहले आप पावर को सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें माइनस में जो भी पावर आ जाएगी, फिर ये वैल्यू लिखें कैलकुलेटर पे, उसकी रेज टू पावर माइनस के साथ ही आपने लिखनी है, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। तो आपने रेज टू पावर करके सारा सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये ऐसे आ जाएगा कि मतलब हमारा कितना सेल लॉस जो है वो मिनरलाइज हुआ था 1 वीक में, ठीक है। ये उसकी हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। रियली सॉरी, ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा ब्लर है, मैं इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जैसे कि ये है कि 5 मेगाग्राम पोल्ट्री लीटर विच कंटेन 42 ग्राम पर केजी टोटल नाइट्रोजन वाज अप्लाइड टू अ 1 हेक्टेयर फील्ड। मैं आपको बस इसमें ये फर्स्ट लाइन का बता देती हूँ, या मैं पूरी पढ़कर बता देती हूँ। जो इसके मिनरलाइजेशन के न्यूमेरिकल्स हैं, सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं, वो एग्जैक्ट इसी की तरह हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको बाद में देख लीजिएगा नोट्स वगैरह से तो आपको क्लियर हो जाएगा वो सैम्पल प्रॉब्लम्स देखने के बाद। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी सैम्पल प्रॉब्लम। इसको जस्ट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, नीचे ये बहुत ज़्यादा ब्लर है तो वो समझ नहीं आएगी यहाँ से, आप काइंडली नोट्स से देखिएगा इसको। 5 मेगाग्राम पोल्ट्री लीटर विच कंटेन 42 ग्राम पर केजी टोटल नाइट्रोजन। अब देखिए उन्होंने हमें टोटल कितना दिया है 5 मेगाग्राम, और फिर उन्होंने कहा कि नाइट्रोजन उसमें कितनी है 42 ग्राम पर केजी में है। सबसे पहले हमें 5 मेगाग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा कि वो कितने केजी बन रहा है। 5 मेगाग्राम इसको केजीज़ में कन्वर्ट करें, ये हो जाएगा हमारे पास 5000 केजी, ठीक है। क्योंकि मेगा जो होता है वो 10 रेज़ टू पावर 6 होता है। अब उसमें से 3 अलग कर लें केजी के लिए, 10 की पावर 3 अलग हो जाएगी और 3 रह जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 रेज़ टू पावर 3 से, तो वो आपके पास 5000 बन जाएगा, ठीक है। 5000 केजी विच कंटेन 42 ग्राम पर केजी टोटल नाइट्रोजन। अब हमें 42 ग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग पता है, अगर हम 42 को 5000 केजी से मल्टीप्लाई करते तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल जो हमारे पास पोल्ट्री लीटर है उसमें कितनी नाइट्रोजन होगी। एग्जैक्ट फर्स्ट स्टेप में आप देखिए नीचे यही किया हुआ है, टोटल नाइट्रोजन फाइंड करने के लिए पर केजी में जितनी थी उसको हमने टोटल केजी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आ गई 210 केजी नाइट्रोजन। इसके नीचे ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये एक दूसरा तरीका है टोटल नाइट्रोजन फाइंड करने का। आसान तरीक़ों की तरफ जाना चाहिए तो ये जो ऊपर वाला है ना यही सबसे आसान है, नीचे वाला मैं बता देती हूँ लेकिन ये मतलब एवं सा है एक्स्ट्रा सही। 42 ग्राम पर केजी है, इसका मतलब कि 4.2% होगी 5 मेगाग्राम में। 5 मेगाग्राम को हमने कहा था कि ये 5000 है, आप इसको मल्टीप्लाई करें 4.2 को 5000 से, आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। इसको आप वैल्यू में केजी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 0.12 मेगा की पावर पुट करें, उसको केजी में कन्वर्ट कर लें। तो मुझे तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगा और ये वाला बहुत सिंपल सा था कि सिंपल आपको 1 केजी की उन्होंने दे दिया और 5 मेगाग्राम को हमने 5000 केजी कहा है, तो 5000 की हमने फाइंड करनी है। जब एक की पता हो और ज़्यादा की फाइंड करनी हो तो हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं वैल्यूज़ की, सिंपल इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, आपके पास टोटल नाइट्रोजन आ जाएगी। आगे देखिए, द कंसनट्रेशन ऑफ टोटल नाइट्रोजन डेट वाज रैपिडली मिनरलाइजिंग नाइट्रोजन वाज 340 ग्राम पर केजी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड द कंसनट्रेशन ऑफ टोटल नाइट्रोजन डेट वाज स्लोली मिनरलाइजिंग नाइट्रोजन वाज 309 ग्राम पर केजी। अब नाइट्रोजन जो है वो दो तरह से मिनरलाइज हो रही है, एक वो रैपिडली हो रही है, इसको फास्ट पूल भी कहते हैं, और एक ये स्लोली हो रही है, इसको स्लो पूल भी कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास डिफरेंट रेट से हो रही हैं। द रिएक्शन रेट कांस्टेंट फॉर द फास्ट एंड द स्लो पूल्स आर, ये देखें उन्होंने हमें दे भी दिए हैं कि फास्ट के लिए 1.2 है कांस्टेंट और स्लो के लिए 0.04 है, सॉरी ओके। तो ये उन्होंने हमें दे भी दिए हैं, कांस्टेंट दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा हाउ मच विल मिनरलाइज इन 60 डेज फ्रॉम द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन पूल। अब यहाँ पर पहले सबसे पहले यूनिट को मैच करें, यहाँ पर टाइम 60 डेज़ है, यहाँ पर भी पर डे है, डैट मीन्स हमें कोई कन्वर्जन नहीं देखनी पड़ेगी, हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। जो फार्मूला आपने अभी पीछे देखा था SM = S01 - e raised to power -KT, उसी वैल्यूज़ में पहले आप
उसी में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन उससे पहले आपने जितनी टोटल नाइट्रोजन निकाली है और जितनी उन्होंने पर केजी में दी हुई है, देखिए उन्होंने कहा है कि ओके ये सेकंड लाइन है कि रैपिडली मिनरलाइजिंग नाइट्रोजन वाज दिस इन पर केजी, फिर से उन्होंने पर केजी में दिया है और टोटल हमें पता है कि इतनी नाइट्रोजन है। हम इतनी इस नाइट्रोजन की अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी, ठीक है, टोटल 5000 मेगाग्राम के लिए। एग्जैक्टली इसी तरह आप स्लो मिनरलाइजिंग नाइट्रोजन के साथ भी करेंगे, विच इज़ 309। आप इस 309 को 210 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाएगी कि टोटल केजीज़ में कितनी है। उसके बाद ठीक है, जो हमने पीछे फार्मूला देखा था उसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। ये हमारे पास अगर पहले फास्ट वाले की करना चाहें तो ये हमारे पास S0 होगा 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस के की वैल्यू 1.2 होगी और टाइम हमारे पास 60 डेज़ होगा। आप वैल्यू पुट करें, आपका एक आ जाएगा आंसर। फिर उसके बाद एक सेम इसी तरह स्लो मिनरलाइजिंग के लिए करें। स्लो मिनरलाइजिंग के लिए S0 ये होगा 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस के की वैल्यू ये होगी 0.04 और टाइम हमारे पास 60 ही होगा। दोनों को वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें, जो आंसर आएंगे उनको आपने ऐड करना है। चाहे आप इसको एक ही स्टेप में लिखकर सॉल्व कर लें जैसे यहाँ पर किया हुआ है, चाहे आप इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करें और लास्ट पे उसको ऐड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इसके 2 सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं। मैं यहाँ पर इनको रीड नहीं कर रही क्योंकि इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चंस और इनके आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन आप वहाँ से करने से पहले इनको एक बार खुद लिखें एंड ट्राई करें। अगर आपसे नहीं होते देन वीडियो को अच्छे से देखें, अदरवाइज़ जस्ट वीडियो से मैच करें कि जैसे आपने किया है क्या आपका मेथड करेक्ट है। सेकेंड हमारा पार्ट है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन जो है ये मिनरलाइजेशन के ऑपोजिट होता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट, उसका इन्वर्स होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं इसमें क्या है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम विद द एडिशन ऑफ द ऑर्गेनिक रेजिड्यू टू द सॉइल इज द पोटेंशियल फॉर द नाइट्रोजन इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइज नाइट्रोजन हमारे पास वो नाइट्रोजन होती है जो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होती। इफ़ द इनसफिशिएंट नाइट्रोजन इज़ अवेलेबल इन द सॉइल और द रेसिड्यू इट कैन स्लो मिनरलाइजेशन। अगर नाइट्रोजन की अमाउंट ही पूरी नहीं है तो वो मिनरलाइजेशन प्रोसेस को क्या कर देगी, स्लो कर देगी। एज अ जनरल रूल द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो एट विच नाइट्रोजन इमोबिलाइजेशन अकर इज़ 30/1। ये उन्होंने हमें एक रूल दे दिया है कि अगर इतनी कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो होगी तो इस पर जो है वो इमोबिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू नो हाउ मच नाइट्रोजन यू माइट हैव टू ऐड टू अ सबस्ट्रेट टू प्रिवेंट इमोबिलाइजेशन फ्रॉम अकरिंग। अब उन्होंने हमें एक रेशो दे दी है और साथ ही उन्होंने मतलब ये क्वांटिटी उन्होंने बता दी है, तो इससे हमें क्या हमें पता चल सकता है कि जो हम सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं क्या वो इमोबिलाइजेशन को स्टॉप कर देगा। आगे सेकंड पॉइंट देखें, यू कैन एज्यूम दैट द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ द माइक्रोबियल बायोमास इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8। ये एक एजम्पशन उन्होंने हमें दी है कि अगर आप लेट करें कि माइक्रोबियल बायोमास जो भी माइक्रोब्स वगैरह हैं उनकी कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 8 है, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा कि 2/3 पार्ट्स उसमें फंजाई के हैं, ठीक है। माइक्रोबियल बायोमास जो है वो 2/3 पार्ट्स फंजाई है और 1/3 पार्ट्स बैक्टीरिया है। इट मीन्स कि फंजाई की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है बैक्टीरिया से, ठीक है, अगर हम माइक्रोबियल बायोमास में कार्बन नाइट्रोजन रेशो को डिस्कस कर रहे हो। द ओवरऑल यील्ड कोफिशिएंट फॉर द माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज़ 0.4। ये उन्होंने हमें दे दिया है, अगर हमें नहीं गिवन होगा तो हम यील्ड कोफिशिएंट 0.4 लेंगे माइक्रोबियल population के लिए, which means that 40% of the carbon mineralized will be convert into the biomass। इस 0.4 का क्या मतलब है कि 40% कार्बन जो मिनरलाइज्ड हुआ था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बायोमास में, एंड द रेस्ट लॉस्ट है CO2 और बाकी इन्वायरमेंट में चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ये कब होगा, जब हमारे पास एरोबिक इन्वायरमेंट होगा, लेकिन अगर एनएरोबिक इन्वायरमेंट होगा तो उसके लिए यील्ड कोफिशिएंट 0.1 होगा। ये यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन रेशो से रिलेटेड एक एग्जांपल है इमोबिलाइजेशन की। यहाँ पर उन्होंने कहा है व्हाट डज द कार्बन नाइट्रोजन रेशो ऑफ अ सबस्ट्रेट हैव टू बी टू प्रिवेंट इमोबिलाइजेशन अंडर दीज असम्पशन। उन्होंने हमसे पूछा है कि कार्बन नाइट्रोजन की क्या रेशो होगी कि इमोबिलाइजेशन ना हो। अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले देखिए उन्होंने हमें कहा है लेट एज्यूम 100 ग्राम ऑफ द सबस्ट्रेट कार्बन इज़ अवेलेबल। ये उन्होंने हमें कार्बन की अमाउंट दी है कि 100 ग्राम अवेलेबल है। साथ ही उन्होंने कहा अगर यील्ड कोफिशिएंट 0.4 हो then 100 gram of substrate will be converted into 40 gram of biomass carbon and 60 gram of CO2। यील्ड कोफिशिएंट को देखें 0.4% है, इसका मतलब कि 40 ग्राम बायोमास
माइक्रोबियल बायोमास कार्बन है हमारे पास, और 40 से बाकी कितना रह गया, 600 में से टोटल अगर देखें 60% रह गया। वो जो 60% है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो नीचे सॉल्व किया हुआ है ना, ये थोड़ा सा गलत है, इसको मैं खुद से करके बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ से अब आपने देखा कि हमने पीछे पढ़ा था, ओके पहले एक दफ़ा पीछे स्लाइड देखना, अच्छा पीछे मूव नहीं होगा। वहाँ हमने लेट की थी कि कार्बन नाइट्रोजन की जो रेशो है वो 8 है, ठीक है। हम उसी वैल्यू को यहाँ पर अगर देखें तो अब आप देखें, हमने पढ़ा था कि कार्बन ओवर नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू 8 है, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ पर उन्होंने हमें कार्बन कितनी दी है, यहाँ पर उन्होंने हमें कार्बन दी है 100%। कार्बन की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करें 100 ओवर नाइट्रोजन इज़ इक्वल्स टू 8। अब ये 8 इधर आ जाएगा और नाइट्रोजन उसकी जगह पर चला जाएगा 100 ओवर, ओके आई थिंक सो मैंने इसमें कुछ गलत तो नहीं कर दिया, सॉरी मैंने इसमें मिस्टेक कर दिया। ये हमारे पास यहाँ पर अमाउंट 100 नहीं है, 100 तो उन्होंने हमें टोटल कार्बन दिया है ना, तो हमने टोटल कार्बन थोड़ी लेना है। यहाँ पर यील्ड कोफिशिएंट 0.4 था, तो उसके अकॉर्डिंग 40 ग्राम जो है वो माइक्रोबियल बायोमास है, तो हमने 40 ग्राम लेना है कार्बन का, सॉरी हमने 40 ग्राम लेना था, तो ये हो जाएगा कार्बन ओवर नाइट्रोजन इज़ इक्वल्स टू 8। अब कार्बन की जगह आप वैल्यू पुट कर दें 40 ओवर नाइट्रोजन इज़ इक्वल्स टू 8 को 40 से डिवाइड कर दें और नाइट्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 ओवर 8 इज़ इक्वल्स टू नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये 40 ओवर 8 ये हमारे पास 5 हो जाएगा, जो कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है 5 ग्राम नाइट्रोजन। यहाँ पर ये कुछ साइंस की मिस्टेक है कि 40 ग्राम बायोमास कार्बन उसके आगे प्लस लिखा हुआ है 8, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। उसके नीचे वाले पॉइंट में देखें, अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमें इतनी नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है, ठीक है। टोटल हमारे पास कितना था, 100 ग्राम था कार्बन का। अब उसको कार्बन ओवर नाइट्रोजन रेशो हमने सिर्फ फाइंड करनी है, इस 8 को इग्नोर करें। कार्बन ओवर नाइट्रोजन रेशो हमने फाइंड करनी है। कार्बन टोटल कितनी थी 100, और अब हमने नाइट्रोजन फाइंड कर ली, वो हमें पता है 5। इन दोनों को सॉल्व कर लें, 5 20s आर 100 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 20s का आंसर आ गया कि हमें इतनी नाइट्रोजन चाहिए टू प्रिवेंट इमोबिलाइजेशन, ठीक है। ये हमारे पास कार्बन ओवर नाइट्रोजन की रेशो है, ये लिखा भी हुआ है कार्बन ओवर नाइट्रोजन ऑफ 20% टू प्रिवेंट इमोबिलाइजेशन। इतनी हमें कार्बन नाइट्रोजन की रेशो चाहिए ताकि इमोबिलाइजेशन ना हो। यहाँ पे ये जो साइंस की थोड़ी सी मिस्टेक थी, इस वजह से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। वो पहले मैंने गलती से कार्बन की जो है वो 100% लिख दी थी, जबकि 100% जो है वो टोटल अवेलेबल है, और हम माइक्रोबियल बायोमास के लिए देख रहे थे, तो उसका यील्ड कोफिशिएंट 0.4 है। इसका मतलब 100 का 40% हमने लेना था, विच इज़ 40 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई थी। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इसकी ये एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, 200 ग्राम ऑफ अ सबस्ट्रेट कार्बन विद अ कार्बन ओवर नाइट्रोजन रेशो ऑफ 75 इज़ एडिड टू द 1 kg ऑफ द सॉइल, ठीक है। ये उन्होंने हमें दे दिया कि अगर कार्बन नाइट्रोजन 200 ग्राम कार्बन के हैं और टोटल रेशो कितनी है उसकी 75 है कार्बन नाइट्रोजन की, 1 ग्राम सॉइल में हमने ऐड किए। एज्यूम द यील्ड कोफिशिएंट फॉर द माइक्रोबियल बायोमास इन दिस सॉइल इज़ 0.5। यहाँ पर उन्होंने हमें कोफिशिएंट भी दे दिया है, एंड दैट द माइक्रोबियल बायोमास कार्बन नाइट्रोजन इज़ 8। ये इन्होंने माइक्रोबियल बायोमास की भी रेशो दे दी है। इफ़ द सॉइल ऑलरेडी कंटेन 10 ppm ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, विल इमोबिलाइजेशन अकर एंड हाउ मच नाइट्रोजन वुड नीड टू बी एडेड टू एंश्योर कंप्लीट मिनरलाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। सो सबसे पहले जैसे कि हमने अभी पीछे किया था, आपको उन्होंने कार्बन की दी है 200 ग्राम और टोटल रेशो उन्होंने बता दिया 75। आप क्या करेंगे, कार्बन ओवर नाइट्रोजन इज़ इक्वल्स टू 75। कार्बन की वैल्यू 200 है, 200 ओवर नाइट्रोजन इज़ इक्वल्स टू 75। 75 को इधर ले आएँ और नाइट्रोजन को उधर ले जाएँ, तो ये आपका मतलब इक्वल के उस तरफ नाइट्रोजन चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 ओवर 75 इज़ इक्वल्स टू नाइट्रोजन। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 200 ओवर 75 इज़ इक्वल्स टू नाइट्रोजन। यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे, हमारे पास नाइट्रोजन आ जाएगा। अब यील्ड कोफिशिएंट उन्होंने कहा था 0.5 है,
100 का 0.5 लें तो इसका 200 ग्राम था हमारे पास, 0.5 का मतलब हाफ, तो 200 का हाफ कर लें तो ये इसका मतलब कि 100 ग्राम ऑफ द सबस्ट्रेट विल बी टर्न्ड इनटू द माइक्रोबियल बायोमास कार्बन। जितनी हमारे पास टोटल कार्बन थी उसका 100% माइक्रोबियल बायोमास होगा और 100 जो है वो CO2 की फॉर्म में यूज़ हो जाएगा। द माइक्रोबियल बायोमास रिक्वायर, अब हमें माइक्रोबियल बायोमास देखना है, उसके लिए भी आप देखें उन्होंने आपको टोटल रेशो दे दी थी और उसके साथ हमने देख लिया कि यहाँ से हमने कोफिशिएंट से 0.5 जो दिया हुआ था 0.5 जो उन्होंने कोफिशिएंट दिया है वहाँ से हमें पता चल गया कि 100 ग्राम जो है कार्बन वो माइक्रोबियल बायोमास में है। एग्जैक्ट इसी तरह जैसे हमने अभी ऊपर फाइंड किया, इसमें भी क्या करेंगे, 100 को टोटल जितनी रेशो थी उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन आ जाएगी। ठीक है, 12.5 नाइट्रोजन आ गई। अगली स्टेटमेंट में देखिए उन्होंने कहा था इफ द सॉइल ऑलरेडी कंटेन 10 ppm, सॉइल में ऑलरेडी 10 ppm इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ppm जो होता है वो मिलीग्राम पर kg या मिलीग्राम पर लीटर, हमने कन्वर्जन्स वाले में आई थिंक हाँ ये कन्वर्जन वाले यूनिट में ही था, वहाँ पर हमने देखा था कि ppm को हम लिख सकते हैं मिलीग्राम पर लीटर या मिलीग्राम पर kg, जिस तरह भी कन्वर्जन हो। तो अब ये देखें यहाँ पर इन्होंने 10 मिलीग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, कि 10 मिलीग्राम नाइट्रोजन। नॉट ओनली विथ दिस नाइट्रोजन बी इमोबिलाइज्ड बट द लेक ऑफ नाइट्रोजन इन द स्टार्टिंग मटेरियल विल इंश्योर दैट ऑल ऑफ इट इज़ नॉट मिनरलाइज अनलेस। अच्छा ये है कि हमें और कितनी नाइट्रोजन चाहिए होगी ताकि इमोबिलाइजेशन को रोका जा सके। ये कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास जितनी माइक्रोबियल बायोमास की नाइट्रोजन आई है, अगर आप उसमें से ऑलरेडी कितनी प्रेजेंट है हमारे पास 10 मिलीग्राम, इसको कन्वर्जन करें मिलीग्राम को ग्राम में करें बिकॉज हमारे पास जो दूसरे यूनिट्स हैं वो ग्राम में है। तो आप इसको 10 को मल्टीप्लाई कर दें 10⁻³ से, बिकॉज जो मिली होता है वो 10⁻³ होता है, तो ये आपके पास 0.12 और 3 0.01 बन जाएगी। ठीक है, वैल्यू पॉइंट 3 रकमे पीछे मूव करवाना है ना, तो 0.01 वैल्यू बन जाएगी। तो 2.7 हमने देखा था कि इतनी सबस्ट्रेट में है नाइट्रोजन और 10 जो है वो ऑलरेडी 10 मिलीग्राम ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट है जो कि 0.01 ग्राम की इक्वल बनती है। 2.7 ग्राम और 0.01 ग्राम को ऐड कर लें तो टोटल कितनी ऑलरेडी अवेलेबल है 2.71। ठीक है, इसको ऐड करने से ये 2.71 आया है। अब जितनी माइक्रोबियल बायोमास में यूज़ हुई थी अगर आप उसमें से माइनस कर दें जितनी हमारे पास अवेलेबल है, तो इसका मतलब कि हमें सॉरी एक्चुअली ये मूव हो रहा है जी, तो इसका मतलब कि इतनी हमें ये जो अमाउंट आई है 9.79, ठीक है, इतनी हमें एडिशनल नाइट्रोजन चाहिए ताकि हम इमोबिलाइजेशन को स्टॉप कर सकें। इसके ये कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप देखें एंड मस्ट ट्राई कि ये सॉल्व हो जाएं। अदरवाइज़ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी मिड की जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं उनको अपलोड कर दूँ, लेकिन थोड़ा शेड्यूल बिज़ी होने की वजह से मैं टाइम से अपलोड नहीं कर सकी, और अगर ना भी कर सकूँ तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।